क्या लिखा हमने? केमिकल काइनेटिक्स। ओके, और इसमें आज आपको क्या सिखाने जा रहा हूं? मोलेकुलरिटी। ठीक है, क्या लिखा मैंने? अणुकता। कल क्या बताया था बोलो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी क्या सिखा रहा हूं? मोलेकुलरिटी क्या होता है, कैसे पता लगाया जाता है। क्लियर? तो ध्यान से समझना। पहली चीज क्या बता रहा हूं कि मोलेकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताया था? इज ए प्रैक्टिकल वैल्यू। वो प्रायोगिक मान था, ये सैद्धांतिक मान है। ठीक है, तो मैंने कहा यह एक बोलो सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक बोलो मैंने कहा मान है। ठीक है, इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू। ओके, चलो अगर मैं किसी को थ्योरेटिकल वैल्यू बोल देता हूं तब तो मुझे किसी डाटा की जरूरत ही नहीं, तब तो मैं रिएक्शन को डायरेक्ट देख के बता सकता हूं। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या बताऊंगा? ये इसकी वैल्यू किसी रिएक्शन को देख के बताई जा सकती है। ठीक है, बोलो इसका मान बोलो डायरेक्ट, ठीक है, रिएक्शन बोलो को देखकर देखकर बताया जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। सपोज दैट मुझे कोई रिएक्शन मिल गई और मैंने रिएक्शन देख भी ली, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है? तो तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं? किसी भी गिवन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स के मोल होते हैं उनका सम ही किसके इक्वल होता है? मोलिकुलरिटी के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने आपको? बोलो दी गई, मैंने कहा किसी अभिक्रिया, ठीक है, में रिएक्टेंट्स, ठीक है, के मोल बोलो मोलों का योग, बोलो सम ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, योग बोलो अणुकता मोलिकुलरिटी बोलो होता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं यहां पर एग्जांपल से। क्लियर? सपोज इट मैंने आपसे कहा, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्लियर? कल जैसे स्टडी कराया था वैसे स्टडी करा रहा हूं। मैं कहूं दी गई बोलो अभिक्रियाओं बोलो की अणुकता अणुकता मॉलिक्यूलरिटी होगी। क्लियर? और मैंने दिया आपको नंबर 1 ए प्लस बी सी प्लस डी, मैंने दिया ए प्लस 2b बोलो सी प्लस डी, मैंने दिया आपको N2 प्लस 3H2 चेंज ऑफ 2 NH3। क्लियर? बोलो ये 3 दिया। बात समझ में? मैं पूछूं मोलिकुलरिटी, बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। कैसे? यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 1। कुछ चीजें क्या होती है? अदृश्य, जिसको अपने को देखना पड़ता है, एक कभी लिख के नहीं देगा। क्लियर? यहाँ पर बताओ कितना हुआ? बोलो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये क्या है पता है आपको? ये है आपका ईओ। क्लियर? कितना है बोलो? 2। अब तो दिखेगा बोलो। अच्छा, इसकी बताओ मोलिकुलरिटी कितनी हुई? बोलो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ओके, और बताना। मैं क्या कर रहा हूँ? हाइपोथेटिकल भी ले रहा हूँ और ओरिजिनल भी कर रहा हूँ। क्लियर? ओके, मैंने आपसे लिया ये, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, थोड़ी जानी पहचानी लग रही है कि नहीं लग रही है? बोलो आपको लग रही है। क्लियर? थोड़ा एहसास कल दिया था मैंने आपको। ठीक है, बताओ इसकी मोलिकुलरिटी। ठीक है, बोलो ये अपना क्वेश्चन यूं चल रहा है। क्लियर? ये सॉल्यूशन चल रहा है। बात समझ में आए? ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर सॉल्यूशन में बोलो फोर्थ क्या होगा?
पक्का? 1.5 प्लस आधा 2, ठीक है। ओके, होशियार बन गए हो। फिफ्थ का क्या होगा बोलो? 2, क्लियर। बोलो सिक्स का क्या होगा बोलो? अरे 2 ही होगा ना, क्लियर। बोलो ये तो एक थ्योरेटिकल वैल्यू डायरेक्ट देख के बताना। 7 का क्या होगा? 1। 8 का क्या होगा? 2, क्लियर। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन से मुझे एक बात पता चला कि कभी भी मोलिकुलरिटी किसी की जीरो नहीं हो सकती है। बात समझ में? हाँ, फ्रंक्शनल हो सकती है, एक का एक मोल एक का आधा मोल डेड हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं हो सकती है, क्लियर। तो आई थिंक मैं आपको मोलिकुलरिटी सिखाना चाह रहा था, मोलिकुलरिटी सीख गए बोलो। सिंपल सी चीज है। ऑर्डर में तो क्या है, फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता है, इसमें तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। नोट करोगे? ओके, क्या बोला? इट्स मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट। बोलो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलरिटी ऑन डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। फिर मैंने कहा बोलो मोलिकुलरिटी इज इक्वल सम ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गिवन रिएक्शन, क्लियर। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? ये वाले क्वेश्चन क्यों कराए समझ में आया? आपको 4 इक्वेशन दे दे, पूछे किसकी मोलिटी 2 है, किसकी 1 है, बोलो पता लगा सकते हो, डायरेक्ट पता लगा सकते हो, ओके। इसके लिए किसी तरह की डाटा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ओके। हो गया नोट बोलो ये? नोट करके स्वर्णिम अक्षरों में क्या लिख देंगे कि मोलेकुलर मोलेकुलरिटी, ठीक है, अणुकता का मान वैल्यू बोलो 0 शून्य नहीं होती है, ठीक है।
नहीं, प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है, ना ऑर्डर में रोल है ना ही मॉलिक्युलरिटी में रोल है, ठीक है। ठीक है, हुआ नोट बोलो ये, ठीक है। क्या नोट ये बोलो, नोट लिख लिया। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस समझ में आया बोलो। उसमें क्या था, प्रैक्टिकल वैल्यू, इधर क्या था, थ्योरेटिकल वैल्यू। वो डायरेक्ट रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, ये देख के बता सकते हैं। वो मैकेनिज्म की स्लो स्टेप पर रेट लो लगा के फाइंड आउट करते हैं, ये बोलो डायरेक्ट रिएक्शन के रिएक्टेंट को मोल को सम करके पता लगाते हैं। उसकी वैल्यू 0 हो सकती है मे बी, इसकी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया भी ऐसे कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर हो गया ये नोट। अच्छा, अब दोनों को मिला के पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है बोलो स्यूडो यूनी मॉलिकुलर मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखा मैंने बोलो, छद्म एकाणुक, ठीक है, अभिक्रिया। ओके, अक्सर यहां से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या लगा दू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किसको बोलते हैं ये, सुनो, ऐसी रिएक्शंस जिनकी ऑर्डर हो 1 और मॉलिक्युलरिटी हो 2, उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखूंगा, वह रिएक्शन, बोलो रिएक्शन जिसका ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मतलब कोटि, ठीक है, मैंने कहा 1 हो परंतु अणुकता, ठीक है। मैंने कहा मॉलेकुलरिटी, मॉलेकुलरिटी बोलो, बोलो 2 हो। क्लियर, उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, बाद में नोट करना, इधर ध्यान देना। मैंने लिखा अम्लीय माध्यम, ठीक है, बोलो में, बोलो में एस्टर का जल अपघटन, ठीक है, जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक, बोलो एसिडिक मीडियम। क्लियर, ओके, ध्यान से समझना। मैंने लिखा यहाँ पर CH3CO C2H5, बोलो H2O, प्रेजेंस ऑफ HCl या H प्लस, CH3COH C2H5OH। अब मैं आपसे पूछूं इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 बता सकते हो। मैं पूछता इसका ऑर्डर कितना, 1, तो वो कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल बताया था। आप समझ गए मैंने वो एग्जाम्पल क्यों बताया। अगर वो एग्जाम्पल में नहीं बताता तो आपको नहीं पता चलता कि इसकी ऑर्डर 1 है। मेरी बात समझ में आए। कल जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखाए थे, वो इसीलिए लिखाए थे कि हमें इसको याद रखने में दिक्कत नहीं आए। तो बताओ इसकी ऑर्डर कितनी, बोलो 1, और मोलिकुलरिटी कितनी, 2। क्लियर, आई होप आपको कल जो सिखाया वो समझ में आ रहा होगा। क्लियर, मैंने लिखा है यहाँ पर, बोलो शर्करा का, बोलो प्रतिलोमन। क्लियर, ओके, इन्वर्जन, मैंने कहा इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्लियर, और क्या लिखा मैंने, C12H22O11 H2O चेंज ऑफ C6 H12O6 C6 H12O6। मैं पूछू इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी, 2, ऑर्डर कितनी, 1। कैसे पता चला, कल मैंने आपको
बताया था। बस इसीलिए मैंने आपको कल चीजें बताई थी। बाकी मेरा आपको ऑर्डर याद कराने का बिल्कुल भी मानस नहीं है, और ना ही आपको किस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी होती है वो आपको कभी याद रखना है, क्योंकि ऑर्डर एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये बात एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है। वो आपको जब भी ऑर्डर के बारे में पूछेगा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, बोलो डाटा जरूर देगा। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो मोलेकुलरिटी, ठीक है, मोलेकुलरिटी 2। क्लियर? बोलो कोटि 1 और अणुकता 2। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हाँ, आपको पूछा जा सकता है कौन सी स्यूडो यूनिमोलिकुलर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर का मीनिंग क्या होता है। बोलो ऑर्डर 1 और मोलिकुलरिटी 1, ऑर्डर 2 मोलिकुलरिटी 1, ऑर्डर 1 और ऐसे तो देगा ना ऑप्शन। बोलो क्लियर? तो ऑर्डर क्या 1, मोलिकुलरिटी क्या 2। बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? नोट करोगे? आई बात समझ में मेरी? बोलो आपको। हो गया नोट? बोलो ठीक है। तो ये मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया आपको कल, ताकि आज मैं बताऊं तो आपको थोड़ा पहले से ध्यान रहे। ओके? इतनी कहानी समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ओके? तो इतना हम पूरा बेसिक समझ रहे थे। अब हमें क्या करना है? जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को हमें डिटेल से स्टडी करना है। तो हेडिंग डालोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? एक पैटर्न सिखा रहा हूं कि इनको कैसे ध्यान रखा जाता है। ठीक है? तो ये हो गया नोट? बोलो आपका। आपको तीनों चीजें समझ में आई? ऑर्डर, मॉलिक्यूलिटी, स्यूडो यूनिमोलिकुलर। क्लियर? हो गया नोट? बोलो ओके। अब आप 15 मिनट ध्यान देना। मैं क्या सिखाने जा रहा हूं आपको? मैंने कहा शून्य
बोलो कोटि, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं अभिक्रिया, ठीक है। उसके बारे में सारी बातें ए टू जेड सिखाने जा रहा हूं। क्लियर? क्या सीख रहे हैं हम? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कभी भी किसी भी ऑर्डर के लिए डिटेल्स जब पढ़ते हैं तो हमें चार चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उसके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट की यूनिट, हाफ लाइफ टाइम और बनने वाले सारे ग्राफ। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, पहली बार आप जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हो तो फॉर्मेट को समझो। मैं फर्स्ट ऑर्डर में भी वही फॉर्मेट यूज करूंगा। आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, फिर भी मैं आपको सेकंड ऑर्डर भी बताऊंगा, उससे आपके और फंडे ज्यादा क्लियर होंगे। इधर ध्यान देना, मैंने कहा कि बोलो मुझे पहली चीज क्या सिखानी है? बोलो फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। मैंने कहा दर स्थिरांक, बोलो का सूत्र, ठीक है। अब क्या होता है, रेट कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब हम अलग अलग ऑर्डर की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए हम यूज करेंगे के जीरो, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के वन, सेकेंड ऑर्डर के लिए के टू। बात समझ में आए? बोलो ओके। अब मैंने कहा सपोजेड ये ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट है जो किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। मैंने पहले ही कहा, बोलो इस चैप्टर में हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, हमारे काम के लिए केवल कौन होता है? रिएक्टेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा टी बराबर जीरो पर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ए जीरो मैंने लिख दिया ए। क्लियर? फिर मैं आपसे कह रहा हूं 8 टी सेकेंड। क्लियर? टी सेकेंड पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स प्रोडक्ट में बदल चुका होगा। बात समझ में आए? बोलो ए, बोलो क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए टी क्या है? बोलो कॉन्सेंट्रेशन ए टी टाइम। क्लियर? और एक्स क्या है? बोलो वो टी समय में ए से, बोलो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदला वो मात्रा। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पूरा डेरिवेशन करने के बाद रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है? वो लिख रहा हूं मैं, के जीरो एक्स बाई टी आता है। क्या आता है? एक्स बाई टी। क्लियर? मतलब आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि बोलो ओनली एलिमेंट्री आइडिया नॉट डेरिवेशन। क्लियर? अगर आप सिलेबस देखते हो तो मतलब एग्जामिनर ने खुद ने कहा भूल के भी डेरिवेशन मत पढ़ लेना। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? और वैसे भी हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक ऑर्डर के अंदर एक फॉर्मूला बताऊंगा, ये अगर आपको याद है, जीरो ऑर्डर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे थ्योरेटिकल चाहे न्यूमेरिकल, जो सॉल्व नहीं किया जा सकता हो। मतलब एक ऑर्डर में एक फॉर्मूला। बोलो एक ऑर्डर में एक फॉर्मूला, मतलब पूरे चैप्टर में ही मैं आपको केवल चार फॉर्मूले बताऊंगा जिससे इस चैप्टर का हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक जीरो ऑर्डर का, एक सेकंड ऑर्डर का, एक थर्ड ऑर्डर का, और एक आगे अभी आएगा आरएनएस की इक्वेशन। क्या आएगा? बोलो आरएनएस की इक्वेशन। दैट्स ऑल, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैंने कहा के जीरो क्या है? रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का। एक्स क्या है? बोलो वह कॉन्सेंट्रेशन जिसमें टी टाइम में रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में बदलेगी, और टी क्या? वो टाइम। क्लियर? यहां से पता चला। अच्छा, मैं जान के इसका एक और रूप लिख रहा हूं। क्लियर? क्योंकि वो मेरे काम का है, जो पार्ट ऑफ डेरिवेशन होता है। बोलो यहाँ पर मैंने लिखा, मैं अगर यहाँ पर लिखूं ए जीरो माइनस एटी अपॉन टी, बोलो ये और ये बिल्कुल एक ही चीज है। क्लियर? चलो चेक करते एक है कि नहीं है। बोलो ये मैंने यूं ही थोड़ी लिखे थे। क्लियर? इधर ध्यान देना, मैंने कहा आपको सपोजेट ए जीरो की जगह ए लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अच्छा, ए टी की जगह ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिख सकता हूँ? टी लिख सकता हूँ। क्लियर? तो मैंने कहा आपको इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टी, ये कट जाएगा। बोलो क्या आ गया? एक्स बाई टी। क्लियर? बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो मतलब मैंने आपको डेरिवेशन नहीं भी बताया
तो भी डेरिवेशन के अंदर की काम की चीज ये निकाल के बता दी जो मैं अभी यूज में लूंगा। बताओ ये और ये सेम है कि अलग है? बोलो सेम है। बोलो मैंने यहाँ साइड में आपको बता दिया कि एक्चुअली इसी से ये आता है। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर। अच्छा अब मैंने आपसे बोला कि ये अगर याद हो तो हर क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इस बात को मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं हर काम इसी से करके बताऊं आपको। क्लियर? तो पहली चीज समझ में आई? बोलो। अब मैंने कहा नंबर 2 आपको क्या पता होना चाहिए? यूनिट ऑफ बोलो K0। क्लियर? बोलो यूनिट ऑफ K0 लिखा मतलब समझ गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की इकाई। बात समझ में आए? बोलो। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको हमेशा दो मेथड सिखाऊंगा। क्लियर? एक मेथड फॉर्मूला मेथड, क्लियर, और एक मेथड क्लासिकल मेथड। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट मेथड। क्लियर? फर्स्ट मेथड तो क्योंकि मैंने अभी अपन ने कसम खाई है कि कुछ भी हो जाए जीरो ऑर्डर का हर चीज हम किससे सोल्व करेंगे? K0 इज इक्वल टू x बाई टी से। क्लियर? तो उसके तहत मैं क्या कर रहा हूं? K0 इज इक्वल टू x बाई टी। क्लियर? तो यूनिट ऑफ K0 करूंगा तो इसका तो हो जाएगा मोल पर लीटर और इसका हो जाएगा सेकंड। तो यूनिट ऑफ K0 क्या हो गया? बोलो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसको मैं क्या नाम देता हूं? फॉर्मूला मेथड। क्या नाम देता हूं? फॉर्मूला मेथड। और एक मैं बता रहा हूं क्लासिकल मेथड। क्लियर? सेकंड मेथड क्या बता रहा हूं कि मैंने बोला कि मैं जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट बता रहा हूं। तो हम इमेजिन करें कि बोलो जीरो ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर मैं कर सकता हूँ रेट इज इक्वल टू K0। बताओ ए की पावर जीरो लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? क्योंकि जीरो ऑर्डर का मतलब यही होता है। अरे बोलो जीरो ऑर्डर का मतलब यही होता है। क्लियर? तो मैंने क्या देखा? रेट की यूनिट में जानता हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके। और किसी की पावर जीरो का मतलब 1। इसका मतलब यूनिट ऑफ K0 क्या आ गया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यहां से हमें क्या पता चला कि जीरो ऑर्डर एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट के इक्वल होती है। हर एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबके रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग आएगी जो हमें निकालना पड़ेगा। याद करने की जरूरत नहीं, मैं जो तरीका बता रहा हूं वैसे करना है। ये कौन सा मेथड है? फॉर्मूला मेथड। ये कौन सा है? क्लासिकल मेथड। और आपको हमेशा इस मेथड को फॉलो करना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तभी लग सकता है जब फॉर्मूला याद हो, और फॉर्मूला हमें केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, और मैं तो आपको सेकंड ऑर्डर भी बताऊंगा। बोलो एग्जामिनर पूछ लिया हाइपोथेटिकल फोर्थ ऑर्डर की रेट कांस्टेंट का बोलो यूनिट बताओ, कैसे करोगे? इससे करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे फोर्थ ऑर्डर बोला आप यहाँ पर 4 कर दोगे, आपको बोला डेड ऑर्डर यहाँ पर डेड कर दोगे। अरे समझे नहीं समझे? ये वाला मेथड कभी फेल होने वाला नहीं है। बात समझ में आए? बोलो। मैं हर एक में दोनों मेथड बताऊंगा, तो आपको ये वाले मेथड से हम किसी का भी कर सकते हैं, चाहे वो काल्पनिक कुछ भी पूछ ले मुझे, डेड ऑर्डर पूछे, पौने 2 ऑर्डर पूछे, 2.5 ऑर्डर पूछे, 3 ऑर्डर पूछे, 4 ऑर्डर पूछे, इस मेथड से मैं केवल उन्हीं का कर सकता हूं जिसका मुझे फॉर्मूला पता। और फॉर्मूला हमें केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ही याद करना। मैं एडिशनल आपको सेकंड ऑर्डर भी बता दूंगा। बात समझ में आए? तो ये वाला तरीका समझ में आया? बोलो आपको। अच्छा तीसरी बात क्या करते हैं वो है अर्ध आयु काल। क्लियर? अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम। क्लियर? बोलो हाफ लाइफ टाइम। पहली बार वर्ड आया है तो समझो केमिस्ट्री में हाफ लाइफ टाइम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे। और इसका मतलब क्या होता है? वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट का 50% प्रोडक्ट में बदल जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा वह समय वह टाइम बोलो जिसमें बोलो रिएक्टेंट्स, ठीक है, बोलो का 50% का 50% प्रोडक्ट्स में बोलो चेंज हो बोलो जाता है। ठीक है? तो ऐसी बात है। अब मुझे क्या करना है?
जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला पता लगाना है। क्लियर? तो मैंने कहा हमने कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाओ हर काम हम इससे करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप हर एक का हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला याद रखो, याद कम रखो, अप्लाइड ज्यादा करो, हमेशा मस्त रहोगे। क्लियर? तो यहाँ पर समझो, अभी मैंने आपसे कहा कि भाई मैं ऐसा कर दूं तो किसी को कोई ऐतराज? बोलो कर सकते नहीं कर सकते? बोलो जिसकी मुझे जरूरत उसको मैं उधर इधर ला सकता हूँ। अभी मुझे किसकी जरूरत है? हाफ लाइफ टाइम निकालना है। क्लियर? तो मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ इफ, अगर मैं टी को क्या बोलता हूँ? टी हाफ, तो बताओ x क्या हो जाएगा? a/2 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट का 50% प्रोडक्ट में बदल जाता है। इनिशियली अगर a है तो टी हाफ पर a/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? a/2। बात समझ में आए? चलो मैंने कहा अब तो मैं कर देता हूं यहाँ t की जगह टी हाफ। जैसे t की जगह टी हाफ लिखा, x की जगह क्या लिखूंगा? a/2 और नीचे तो k0 है। बताओ जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला फटाक से आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बोलो क्यों याद रखे? जो काम हम बोलो 10 सेकंड में कर सकते हैं उसको अननेसेसरी हम क्यों याद रखें? क्लियर? अच्छा, यहां से मुझे क्या पता चला कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सी ऑर्डर होती है जिसमें हाफ लाइफ टाइम प्रारंभिक सांद्रता के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर क्या होगा? जीरो ऑर्डर। आपसे पूछा जाए जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? चार ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। a/k0, 2a/k0, a/2k0, और ऐसे ही देंगे ना तो आपको तो सेकंड से निकाल के टिक कर सकते हो। आपको पूछा जाए जीरो ऑर्डर का बोलो हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा रिलेशन रखता है? a की पावर 0, a की पावर -1, a की पावर 1, और समझ के बोलो कैसा रखता है? a की पावर 1। ऐसी एनालिसिस हम सब में करेंगे, बोलो सब में अलग अलग रिजल्ट आएंगे। जब फर्स्ट ऑर्डर का कल पढ़ाऊंगा अलग आएगा, सेकंड ऑर्डर का पढ़ाऊंगा अलग आएगा। बोलो मेरी बात, और पैटर्न जो मैंने सिखाया सब में वही फॉलो करूंगा। पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आए? अच्छा, नंबर 4 क्या बता रहा हूं? बोलो मैंने कहा ग्राफ। क्लियर? बोलो किससे रिलेटेड? जीरो ऑर्डर, बिकॉज जीरो ऑर्डर ही हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा जीरो ऑर्डर के जितने ग्राफ बन सकते हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। नंबर 1, बोलो ग्राफ बनाने के लिए बताना पड़ता है किसके किसके बिटवीन, तो मैंने कहा यहाँ पर बिटवीन रेट एंड, बोलो रेट एंड ए। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ये मैंने कर दिया रेट और ये मैंने कर दिया ए। मैंने कहा यार जीरो ऑर्डर का लिए तो मैं जानता हूं, बोलो मैं जानता हूं ये होता है। बोलो इसका मतलब ही हुआ, इसका मतलब हुआ रेट जो होती है वो तो इस पे डिपेंड ही नहीं करती है। जब डिपेंड नहीं करती तो ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट। पहला ग्राफ समझ में आया? आपको ये ग्राफ देख के पूछा जाए ये किस ऑर्डर की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्या होगा? बोलो जीरो ऑर्डर। बात समझ में आए? मैंने कहा दूसरा ग्राफ। क्लियर? बोलो ये तो देना ही पड़ेगा बिटवीन। क्लियर? मैंने दिया यहाँ पर, बोलो यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम एंड ए। क्लियर? क्या दिया? बोलो हाफ लाइफ टाइम एंड ए। क्लियर? ये मैंने कर दिया हाफ लाइफ टाइम, ये कर दिया मैंने ए। क्लियर? तो मैं तभी बना सकता हूं जब मुझे रिलेशन पता हो। अभी अभी ताजा ताजा बताया था a/2k0। क्लियर? तो मुझे क्या पता चला? हाफ लाइफ टाइम जो होती है वो a के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। कैसा ग्राफ बोलते हैं? सीधी रेखा। बोलो ये नोट सीधी रेखा, दिस वन इज कांस्टेंट। ये ग्राफ की भाषा होती है। क्या होती है? भाषा होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आए? बोलो इसमें इस ग्राफ को क्या बोला जाता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये इंक्रीज करो तो ये इंक्रीज हो, इसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। व्यवहारिक जीवन में सीधी रेखा ये मत समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत सारे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। मैं जान के आप वाली भाषा बोल रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजिंग
दूर हो जाए। क्लियर? अच्छा, और कौन सा ग्राफ बनेगा? मैंने कहा बिटवीन एक्स एंड टी। क्या बोल रहा हूँ? बिटवीन एक्स एंड टी। क्लियर? तो मैंने कहा इधर लिया एक्स, इधर लिया टी। ग्राफ तभी बना सकता हूँ जब मुझे रिलेशन पता हो। मैंने कहा k0 इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स इज इक्वल टू k0 टी। k0 बेचारा कांस्टेंट, क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसा बनेगा? सीधी रेखा। क्लियर? और अब बनाने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो सब बिल्कुल बच्चे थे, एकदम सिंपल थे। क्या बता रहा हूँ? एटी एंड टी। क्या बनाया मैंने? बोलो एटी एंड टी। अच्छा, इसको अगर एग्जामिनर ए माइनस एक्स एंड टी लिखे तो बात एक ही है। याद करो, अभी मैंने जब शुरुआत करी थी मैंने वही चीजें लिखी जो आपके कहीं ना कहीं काम की है। बोलो, आपको मैंने अभी जब लिखा था, बोलो क्या लिखा था? 80 का मतलब a माइनस एक्स। बोलो, बात समझ में आए? ओके, मतलब डेरिवेशन नहीं बताया, लेकिन काम की चीज मैंने आपको सारी बता दी जो हमारे काम आएगी। ओके, अब मैंने कहा मुझे बनाना है इसमें ग्राफ। क्लियर? तो मैंने कहा ये मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं। क्लियर? इधर करूं a माइनस एक्स या 80, बात एक ही है। और इधर करूं t। तो मैंने कहा यार, जब तक मुझे रिलेशन नहीं पता होगा तब तक मैं ग्राफ नहीं बना सकता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था? k0 इज इक्वल टू a माइनस 80 डिवाइड बाई टी। बताया था नहीं बताया था? बोलो क्लियर? हाँ या ना? ओके, तो मैंने कहा यार पहले तो मैं ऐसा करूं। बोलो k0 t a माइनस 80। जिसमें ग्राफ बनाना उसको एक तरफ लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा। और करूंगा नहीं करूंगा? बोलो, तो यहाँ पर क्या हो गया? 80 इज इक्वल टू a माइनस k0 t। यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो हाँ या ना? ओके, अब मैंने क्या देखा? मुझे बनाना ग्राफ, पहला इसका काम तमाम करना पड़ेगा तभी तो मैं कर सकता हूं। तो मैंने कहा t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर बोलो आपका 80 क्या होगा? हाईएस्ट ये हो गया a। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? हाँ या ना? मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से होगा। क्लियर? चलो, इसका खेल खत्म कर दिया। अब मैंने कहा जब खेल खत्म कर दिया तो 80 और t क्या लग रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कुछ समझ में आए कि नहीं मेरी बात? ये ग्राफ दे के पूछा जाए ये किस ऑर्डर का है? जीरो ऑर्डर का है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो कैसे बना? समझ में आया? बोलो एक बार वापस बताऊं कि समझ गए? वापस बताऊं? क्लियर? ओके, इधर ध्यान देना। ये तीन तो समझ में आ गए थे? बोलो ये तीन तो समझ में आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ये होता है किसमें? बिटवीन बोलो 80 और टी में। 80 बोलूं या a माइनस एक्स बोलूं, एक ही बात है। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो ग्राफ बनाने के लिए रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन मैंने लिखा k0 इक्वल टू a माइनस 80 अपॉन टी। पहले बताओ ये होता है कि नहीं होता है? और बोलो अभी प्रूव करके बताया कि एक्चुअली x अपॉन टी का मतलब ही यही है। क्लियर? तो मैंने कहा मुझे सेटिंग तो करनी पड़ेगी कि ग्राफ जिसमें बनाना है उसको एक तरफ लाना पड़ेगा। तो पहले टी को इधर लाया, टी को इधर लाया तो ऐसा कर दिया। फिर मैंने कहा कि ये 80 को इधर लाऊं, बोलो इसको इधर लाऊं, ले आया। बोलो अच्छा, ये मेरे पास आ गया। क्लियर? अब मैंने कहा मुझे ग्राफ तो इसमें और इसमें बनाना है, ये मेरे बीच में बोलो प्रॉब्लम कर रहा है। तो पहले इसको सोल्व आउट करो। कैसे सोल्व आउट करूंगा? t बराबर 0 पर 80 किसके बराबर? 1 के। बोलो यहाँ पहुंच गया। t बराबर 0 पर 80 हाईएस्ट होगा जो क्या होगा? बोलो a होगा। क्लियर? अब मैंने कहा ग्राफ यहाँ से चालू होगा, यहाँ से या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। चलो इसका काम तमाम कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, k0 कांस्टेंट है, 80 और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ सीधी रेखा बनेगा। बट माइनस होने की वजह से यूं सीधी रेखा बनेगा कि यूं सीधी रेखा बनेगा? यूं सीधी रेखा बनेगा। अब तो समझ में आई मेरी बात? ये सारी बातें मैंने किसकी बता दी आपको? जीरो ऑर्डर के साथ जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन भी समझ में आ गए आपको। के जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछे, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला पूछे, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम का ए के साथ रिलेशन पूछे, ये चार ग्राफ में से देके पूछे किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। बोलो आपको दे जीरो ऑर्डर के लिए एक्स और टी में ग्राफ कैसा होता है, और बोलो 8 क्वेश्चन तो यही हो गए।
बोलो उल्टा सीधा समझ में आया? रिलेशन देके ग्राफ की पहचान कराया, ग्राफ देके ऑर्डर की पहचान कराया, क्लियर? और आपको मैंने बोलो K0 की यूनिट बताई, वो अपने आप में क्वेश्चन है। यूनिट देके पूछा जाए किस ऑर्डर की है, यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मतलब अपन ने चार बातें सीखी, लेकिन कैसे सीखा, जैसा एग्जाम में आता है। पहले बताओ कहानी समझ में आई बोलो आपको? और डिट्टो कहानी में आपको सेम पैटर्न फर्स्ट ऑर्डर में रखूंगा, सेम पैटर्न सेकंड ऑर्डर में रखूंगा, ताकि आपको कुछ याद नहीं करे, आपके माइंड में एक फॉर्मेट बन जाए कि किसी भी ऑर्डर के अंदर एक्चुअली क्या चार बातें पता होनी चाहिए जो एग्जाम में आती है। नंबर वन, फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट। नंबर टू, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नंबर थ्री, हाफ लाइफ टाइम। और नंबर फोर, ग्राफ रिलेटेड टू दिस रिएक्शन, क्लियर? अब आप फटाक से सुपर फास्ट की तरह क्या करोगे, नोट करोगे, ओके? आपको मेरी बात समझ में आए बोलो एक एक बात, ठीक है? मेरा हमेशा रहता आपको बहुत इजी तरीके से चीज सिखाऊं, बोलो जिससे इजीली समझ में आए आपको। अभी हम जो इस चैप्टर में एक दो दिन पढ़ रहे थे वो केवल बेस बना रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? बेस। एक्चुअली हमें पढ़ना होता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर? ये क्यों बताया आपको, आगे इंपॉर्टेंट समझ में आई बोलो आपको, ठीक है? ओके, हो गया ये नोट बोलो? हटा दूं?
हो गया नोट बोलो। ओके, दो मेथड क्यों बता रहा हूं मैं, समझ में आया बोलो। एक फॉर्मूला मेथड और एक क्लासिकल मेथड। बोलो क्लासिकल मेथड कभी फेल नहीं होगा, चाहे हाइपोथेटिकल कुछ भी पूछ ले। क्लियर? ओके, आया नोट बोलो। आई बात समझ में मेरी? ओके, हटा दू ये। हो गया नोट बोलो। बैक करो। ओके,
दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो गया नोट बोलो। अब एक स्पेशल नोट बता रहा हूं मैं आपको। ये तो समझ जाओगे दर और इसमें ग्राफ, और ये तो समझ गए ना, बोलो किसमें किसमें, ठीक है। ओके, स्पेशल नोट बताऊं, मतलब जितनी बातें मैंने आपको बताई वो तो क्वेश्चंस बनते ही हैं, उसके अलावा और क्या वैरायटी बता रहा हूं स्पेशल नोट में। क्लियर। मैंने कहा के जीरो इजिकल टू क्या होता है एक्स बाई टी। क्लियर। तो x इजिकल टू क्या होता है के जीरो टी। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो इसका मतलब बोलो, मैंने कहा फोर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर शून्य कोटि के लिए। क्लियर। शून्य कोटि बोलो के लिए। ओके। अगर मैं कहूं कोई जीरो ऑर्डर है, उसका x1 डिसोसिएट होने में t1 टाइम लगा, x2 डिसोसिएट होने में t2 टाइम लगा, तो t2 अपॉन t1 करूंगा तो क्या करूंगा x2 अपॉन x1। तीन चीज दी रखी हो तो चौथा निकाल सकते हो, बोलो। थ्री इंफॉर्मेशन गिवन हो तो फोर्थ निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा यदि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया बोलो रिएक्शन के लिए बोलो 50% वियोजित, वियोजित मतलब डिसोशिएट बोलो होने में 10 मिनट बोलो का 10 मिनट लगता है तो 75% 90% कुछ भी दे। क्लियर। बोलो वियोजित होने में होने में होने में होने में बोलो समय समय लगेगा, समय लगेगा। क्लियर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। सेम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में भी कराऊंगा, सेम क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर में भी कराऊंगा। बोलो खाली इतने से वर्ड से आंसर करने का बोलो आंसर अलग आएगा। जैसे जीरो ऑर्डर देखा, बताओ आपको पता चल गया x1 कितना दे रखा है 50%, t1 कितना दे रखा है 10 मिनट। क्लियर। बोलो x2 कितना दे रखा है 75%, t2 आपको निकालना है। क्लियर। बोलो फटाक से क्या करोगे t2 अपॉन t1, बोलो x2 अपॉन x1। जब दोनों परसेंटेज है तो 100 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या लिखूंगा 70 डिवाइड बाय 50, 70 डिवाइड बाय 50, काटा तो 3 और 2। समझ गए, बोलो हाँ या ना। ओके। t2 बोलो 3/2, t1 कितना है 10 मिनट, काटा तो कितना 15। अगर ऑप्शन सारे 15, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तो 15 मिनट टिक कर दोगे। चार ऑप्शन सेकंड में हो तो 15 इंटू 60 करके टिक कर दोगे। वो तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। पहले बताओ समझ में आया। सबसे इजी क्वेश्चन ही जीरो ऑर्डर के होते हैं और ज्यादातर एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि उस पर लॉग आता है। जीरो ऑर्डर तो बहुत इजी है। अरे बोलो एकदम इजी है कि नहीं है, बोलो। बात समझ में आए, बोलो। आया समझ में, बोलो। नोट करोगे। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आपको। क्लियर। एक क्वेश्चन बताया, बोलो कुछ भी देख कर सकते हो। तीन इंफॉर्मेशन दी जाएगी, चौथा आपसे पूछा जाएगा। आज क्या सिखाया मैंने आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आया समझ, बोलो। और इसी पैटर्न से मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर बोलो भी सिखाऊंगा।